एनालिटिकल का क्वेश्चन नंबर 10 है, इस कंबाइंड है दोनों। ओके चलो, so compound T is made by a 3-stage synthesis. In stage number 1, phenyl ethanoic acid reacts with a suitable reagent to form compound R. Now this is, देखो इसको phenyl, पहले तो ये भी समझो तुम लोग, why do you call it phenyl ethanoic acid? देखो ये phenyl बेंजीन रिंग की वजह से है, ठीक है, और इथेनोइक एसिड ये COOH इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये CH3COH, 2 कार्बन का कंपाउंड है ना, ये 2 कार्बन CH3COH। सो फिनाइल बिकॉज ऑफ द बेंजीन रिंग, इस तरह फिनाइल अमाइन होता है, ठीक है, और ये जो CH3COH लगा हुआ है उसकी वजह से फिनाइल इथेनोइक एसिड। अच्छा, आपने इसको कन्वर्ट किया है विद अ सूटेबल रिएजेंट टू फॉर्म कंपाउंड आर। क्या फर्क है आपके गिवन कंपाउंड में और इसमें, क्या फर्क है बोलो? सिर्फ OH को Cl ने रिप्लेस कर दिया है। अब एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, याद रखना, OH कार्बोक्सिलिक एसिड का और अल्कोहल का, अगर उसको आपने रिप्लेस करना हो विद Cl तो आप यूज कर सकते हैं PCl5, आप यूज कर सकते हैं PCl3, आप यूज कर सकते हैं SOCl2, ये 3 चीजें। लेकिन फिनॉल का OH नहीं हटता, फिनॉल का OH ये नहीं हटा सकते, तो सजेस्ट अ सूटेबल रिएजेंट फॉर स्टेज नंबर 1, हम SOCl2 लिख सकते हैं, PCl5 लिख सकते हैं, PCl3 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये OH, सब लोग इस बात को याद रखो, अगर ये OH रिंग के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता तो फिर आप नहीं कर सकते इसको, ठीक है, फिर ये नहीं हट सकता, ये फिनॉल के साथ ये रिएक्शन नहीं हो सकता, उसके लिए फिर हैलोजन कैरियर यूज करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा, इन स्टेज नंबर 2 कंपाउंड आर रिएक्ट्स विद इथाइलमाइन। अच्छा, आप देखो इसके अंदर तुम लोगों ने ये सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, अब जरा रिकॉल करो। टू फॉर्म कंपाउंड एस, पहले देखो हो क्या रहा है, चेंज क्या हो रहा है, इधर से Cl निकल रहा है, नजर आ रहा है, और वहां से इथाइलमाइन से क्या रिमूव हुआ है, देखो वहां से क्या रिमूव हुआ है, ये जी, ये NH2 का एक H निकला होगा ना यहाँ से, ये H निकला होगा, और बाकी चीज तो एज इट इज है ना, ये C2H5, ये आपके पास ये रहा C डबल बॉन्ड हो, फिर ये NH, फिर ये आपका C2H5, नजर आ रहा है, इन्होंने इस तरह से, इसको क्या कहते हैं ये वाला रिएक्शन, ये बेसिकली क्या होता है। अच्छा, पहले तो उसने कहा है नेम द फंक्शनल ग्रुप, इसको एक एक करके आंसर करते हैं। किसका फंक्शनल ग्रुप जी? फंक्शनल ग्रुप फॉर्म इन स्टेज नंबर 2, कौन सा फंक्शनल ग्रुप फॉर्म हुआ है स्टेज नंबर 2 में? और से देखो, ये है ना फंक्शनल ग्रुप जो फॉर्म हुआ है स्टेज नंबर 2 में, पर ये अमाइन है, अमाइड है, ये अमाइड, CONH, अमाइन तो या तो NH2 होता या NH होता तो अमाइन होता ना, अमाइड है ना ये। अच्छा, आपको सब्स्टिट्यूटेड के लिखने की जरूरत नहीं है, बस अमाइड, ठीक है, यू डोंट नीड टू राइट, उसने फंक्शनल ग्रुप पूछा है, ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट में उसने क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द अदर कंपाउंड फॉर्म्ड HCl, क्योंकि वहां से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन है, सो व्हाट इज द ग्रुप फॉर्म्ड इज HCl। अच्छा, अब इधर आ जाइए, इन स्टेज नंबर 3 कंपाउंड S reacts with a suitable reagent to form compound T। क्या फर्क है वहां से, इस ये वाला जो C डबल बॉन्ड O है, ये किस में कन्वर्ट हो गया है? CH2 में, ठीक है, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप CH2, ये क्या है पहले तो इसको रिकॉल करो, ये क्या हुआ है, व्हाट इज दिस रिएक्शन? अमाइड रिवाइज किया तुम लोगों ने, अमाइड फैमिली ये बताओ ये क्या है, अमाइड का कौन सा रिएक्शन है? अच्छा, जो लोग ऑनलाइन है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आंसर कर सकते हैं, यहाँ पर आप नहीं कर सकेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आंसर करें अपने अपने, ठीक है, तो मैं वहां पर आपके आंसर जो है वो देख रहा हूँ जी। ये रिडक्शन ऑफ अमाइड है भाई, दिस इज रिडक्शन ऑफ अमाइड, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हुआ है, दिस इज रिडक्शन। सो उसने कहा हुआ है नेम द फॉर्मूला ऑफ द सूटेबल रिएजेंट LiAlH4,
ठीक है, रिडक्शन ऑफ अमाइड. नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन, रिडक्शन. रिडक्शन रिएक्शन हुआ है. व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन? दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन. समझ में आ गया? अच्छा, अब मैंने ना ये क्वेश्चन जानबूझ के इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मास स्पेक्ट्रोमीटर का है. देखो, तुमने मास स्पेक्ट्रोमीटर A2 में नहीं पढ़ा, तुमने एस में पढ़ा था. ये तुम्हारे बैच ने ऐसा किया था, इससे पहले ज़ाहिर है ये A2 में ही होता था, लेकिन ये A2 में इसके सवाल आते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर के क्वेश्चन आते हैं. तो 2-3 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं जानबूझ के. आज मैं आपको कराता हूँ जिसमें उसका भी एक तरीके से रिविजन हो जाएगा. अच्छा जी, चलिए आइए डी पार्ट. द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रम इज 62. अच्छा, मैं तुम लोगों को एक दफा याद दिला दूं जो लोग भूल रहे हैं. जब तुम किसी मॉलिक्यूल को मास स्पेक्ट्रोमीटर में डालते हो ना, उसके साथ क्या होता है? कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं टूटते, यानी वो एज इट इज रहते हैं, पूरा मॉलिक्यूल नहीं होता, और कुछ उनमें से टूट जाते हैं टुकड़ों में, उसको कहते हैं फ्रैगमेंट्स. ठीक है. अच्छा, अगर आप लोगों को रिवाइज करना है ना, तो मेरी से यूट्यूब पे मैंने एएस के अंदर एएस केमिस्ट्री में जाके एनालिटिकल सर्च करना और उसको एक दफा रिवाइज कर लेना. ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के नाम से टॉपिक है, उसको एक दफा पूरा गो थ्रू कर लो. ठीक है, ताकि तुम लोगों का रिवीजन हो जाए कि एएस में वो क्या था, तुम लोग याद है या नहीं याद. अच्छा, अब ये इसका वाई एक्सेस होता है अबंडेंस का. ठीक है, और इसका एक्स एक्सेस होता है एमी रेशो. लेकिन एमी समझो मास के बराबर ही होता है. एमी रेशो जो है ना, वो मास के बराबर ही होता है. ठीक है. अच्छा, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक पीक होती है एम पीक. एम पीक किसने कहा था? मॉलिक्यूलर आयन पीक, इसको कहते हैं एम पीक. ये पूरे मॉलिक्यूल की पीक होती है, यानी जो भी मॉलिक्यूल है ना, उसकी एक पीक होती है, उसको हम कहते हैं एम पीक. यानी इसका मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल होता है वो पीक बनाते हैं, और इसकी जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है ना, ये इसका एमआर होता है, और इसकी जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है ये इसकी अबंडेंस होती है. तो इसने यहाँ पर कहा है द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन पीक इज 62. यानी इसका मतलब है कि इसकी जो अबंडेंस है वो 62 है. फिर एक यूनिट आगे एक छोटी सी पीक होती है, उसको कहते हैं M+1. ठीक है, इसको कहते हैं M+1. अच्छा, अगर तुम लोग ये भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, M+1 पीक का मतलब है कोई एक कार्बन कार्बन 13 होता है, बाकी सारे कार्बन कार्बन 12 होते हैं, लेकिन एक कार्बन, कोई एक कार्बन मॉलिक्यूल का, वो कार्बन 13 होता है. इसी वजह से उसकी एक जो है ना वो पीक ज्यादा होती है. अब देखो, उसने कहा हुआ है कैलकुलेट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ M+1 पीक इन द स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल अमाइन. अच्छा, अब मैं आपको याद दिलाऊं इसके अंदर क्या होता था. एक फॉर्मूला तुमने ऐसा पढ़ा था नंबर ऑफ कार्बन का, याद है किसी को? नंबर ऑफ कार्बन निकालने का फॉर्मूला था 100/1.1 AM+1 अपॉन AM. यहाँ पे अच्छा सही है ना. अच्छा, 100 ये किसी ने मैसेज किया क्या? जी जी, वही बता रहा हूँ, वही देखो अभी से. अब गाइस देखो, ये नंबर ऑफ कार्बन का फॉर्मूला है. ठीक है, आपको नंबर ऑफ कार्बन पता है ना, इथाइल अमाइन है ना, इथाइल अमाइन में कितने कार्बन होंगे बताओ? जी जी बेटा, दो कार इथाइल, इथाइल मीन्स 2. तो नंबर ऑफ कार्बन मुझे पता है 2 इज इक्वल टू 100/1.1. कैलकुलेटर अपने हाथ में रखो. AM+1 मुझे निकालना है, उसने यही कहा है कैलकुलेट रिलेटिव अबंडेंस, ये मुझे निकालना है AM+1, और AM मुझे पता है 62. इसको सॉल्व करके AM+1 निकाल के बताओ कितना आ रहा है अबंडेंस ऑफ M+1 पीक. वन 1.36 इसको राउंड ऑफ करके अब 1.4 लिखते हैं अबंडेंस ऑफ M+1 पीक. ठीक है, ये M+1 पीक की अबंडेंस है. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन पता है, अबंडेंस ऑफ M पीक पता है, M+1 पीक की अबंडेंस मैंने निकाल ली. ओके, चलो
अब गाइस ये होता है, देखो अब उसने कहा द मास स्पेक्ट्रम ऑफ टी कंटेन्स सेवरल फ्रैगमेंट्स, ये बात मैंने आपको बताई। कुछ तो मॉलिक्यूल जो है ना वो मॉलिक्यूल रहते हैं और कुछ टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है, फ्रैगमेंट्स। The ME value of these fragments are 29 and 91। अब देखो मैं AS वालों को ये टेक्निक सिखाता हूँ, आपको भी एक दफा समझा देता हूँ। उसने कहा हुआ है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूलर आइंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज फ्रैगमेंट्स। देखो आपको पहले समझाता हूँ, पहले पूरा मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइलमाइन? इथाइलमाइन का फॉर्मूला क्या है? C2H5NH2। ये ना पीछे गिवन है ना, उसने दिया हुआ इथाइलमाइन? नहीं दिया हुआ, तो चले खैर हमें पता है व्हाट इज इथाइलमाइन। इथाइलमाइन इज C2H5NH2, ठीक है। अच्छा, अरे भाई रोज एक ही सवाल। अच्छा जी, चलिए नाउ क्या सवाल आपका? व्हाई डोंट यू जस्ट सब्ट्रैक्ट 62 फ्रॉम 100? नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं होता है अहमद। ये 62 को 100 में से ये कोई वो थोड़ी है, इसका अबंडेंस सेम। 62 को 100 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर तुम्हारा 1.36 थोड़ी आएगा। ये ऐसे होता ही नहीं है। ये थोड़ी होता है कि 100 में से माइनस करो तो m+1 आ जाता है। ओके, सो दैट्स नॉट द, आई मीन आपका सवाल ही गलत है। ये होता ही नहीं है ऐसे। इसका सम 100 नहीं होता, m और m+1 का जो अबंडेंस का सम है, इट्स नॉट 100। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ। देखो बच्चों, अब इसका mr, पहले तो इसका mr मुझे बताओ कितना है। पूरे मॉलिक्यूल का mr निकालो जल्दी से। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं फ्रैगमेंट्स को। हाँ, अच्छा ये इथाइलमाइन ही है ना? एक सेकेंड रुक जाओ। कंपाउंड टी क्या है? नहीं, रुक जा। कंपाउंड टी है ये। टी इज नॉट इथाइलमाइन। वेट। टी कंपाउंड टी तो किधर गया कंपाउंड टी? ये वाला है, सॉरी, इट्स नॉट इथाइलमाइन। कंपाउंड टी इज, ये है ना कंपाउंड टी, तो ये है C6। मैं बताता हूँ, दिस इज C6H5, यहाँ पे C6H5, फिर ये CH2, फिर इधर CH2, फिर NH, CH2 और CH3। ये है ना C6H5, ठीक है। दिस इज कंपाउंड टी। ये देखो यहाँ पर एक CH2 इधर है, एक CH2 इधर है, एक CH2 इधर है, एक CH3 इधर है। ये है तुम्हारा कंपाउंड टी। समझ में आ गया? C6H5, CH2, CH2, NH, CH2, CH3। तो यहाँ पर देखो, जी एक सेकेंड देखिए ना। तो C6H5 क्या लिखा था हमने? CH2NH, CH2CH3। इसका MR निकालो। मैं तुम्हें टेक्निक बताता हूँ, पहले इसका MR निकालो। जो लोग ऑनलाइन है वो भी निकालें। आप मुझे आंसर बताइए MR निकाल के। पूरे मॉलिक्यूल का MR बताओ कितना आ रहा है। सही बताना, गलत हुआ ना फिर आंसर आपका टोटल गलत आ जाएगा। अभी तक किसी ने आंसर किया नहीं है। जी सॉरी, कैलकुलेटर से 149 आ रहा है। चले मैं देखता हूँ, अगर आप करें 149 आ रहा है। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करें 29 को, ठीक है। 29 को सब्ट्रैक्ट करो तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? 120, ठीक है। अब तुम्हारा जो टुकड़ा 29, अगर 120 निकाल दो तो जो बचेगा ना वो होगा 29, ठीक है। यानी एक टुकड़ा
जब एक फ्रैगमेंट बना है उसका मास है 29, तो इसका मतलब है कि जो दूसरा टुकड़ा होगा उसका मास होगा 120। तो तुम देखो कि कौन सा टुकड़ा जो है उसका मास 29 हो सकता है और बाकी टुकड़े का जो है मास 120 होगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुमने सही निकाला है। देखो, नहीं नहीं, दो टुकड़े, जब वो 29 वाला एक टुकड़ा होगा तो दूसरा टुकड़ा तो 120 का ही होगा ना, वो कंफर्म हो जाएगा। देखें कैसे, जरा CH3 कैलकुलेटर रखें अपने आप में, कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 3, तो होगा 15, 15 का टुकड़ा नहीं है। अब आ जाओ, इसके साथ जोड़ो इसको, कार्बन, अब 2 कार्बन हो गए और 5 हाइड्रोजन हो गए, C2H5, C2H5 का आ रहा है 29, इसका मतलब है 29 का ये टुकड़ा है। लेकिन कंफर्म कर लो कि 29 के बाद आपका जो बचा हुआ टुकड़ा है ये वाला, क्या ये आ रहा है 120 का? चेक करो, इसका देखो मास 120 ना, कंफर्म हो जाएगा ये C2H5 है। हमने तो निकाला इससे 149, तो आएगा 120। ना ना, तो इसका अंदर सही है ना, इसका मतलब हमने इसका अंदर सही स्ट्रक्चर बनाया है ना उसका। तो 29 का टुकड़ा जो है वो, देखो अगर तुम 120 भी फिगर आउट कर लेते तो तुम्हें 29 वाला मिल जाता ना। तो अक्सर ऐसा होता है कि 29 नहीं मिलता लेकिन 120 मिल जाता है, तो उससे दूसरा टुकड़ा निकालने में आसानी हो जाती है। आ गया? तो इसका मतलब है, देखो तो ये टुकड़ा C2H5 है, लेकिन मत भूलना इस पर प्लस लगाना, प्लस लगाना पड़ता है आपको, प्लस लाजमी लगाना पड़ता है। वजह, क्योंकि हर चीज जो मास स्पेक्ट्रोमीटर में होती है ना, उस पर प्लस का चार्ज रहता है। ठीक है, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो भी फ्रैगमेंट होगा या मॉलिक्यूल होगा उससे प्लस का चार्ज लगाना है। तो अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो आप चाहें तो यूं करके बना दें इसको, वैसे खैर दैट्स टोटली एक्सेप्टेबल। ठीक है, C2H5 यूं करके हम यूं ही लिखते हैं, C2H5, C2H5 प्लस, ओके प्लस, ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस C2H5 प्लस ही लिखते हैं। अच्छा, अब तुम लोग मुझे बताओ, सोचो, ये तो हो गया ना इसका। अब 91, अब तुम क्या करो, 140, देखो छोटा टुकड़ा ना ढूंढना आसान होता है, 149 में से 91 सबट्रैक्ट करो, 58। अगर तुम्हें 58 वाला टुकड़ा मिल जाएगा ना तो 91 वाला ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सॉरी, इसमें से 91 सबट्रैक्ट करो, 58, तो 58 वाला टुकड़ा मिल जाएगा तो 91 वाला ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यहाँ से हमारे राइट से स्टार्ट करके पहले वाले CH2 यहाँ तक नहीं सर, यहाँ से स्टार्ट करके CH2 तक, यहाँ से हाँ CH3 से स्टार्ट करके CH2 NH के बाद वाले CH2, वहां पर क्या है, ये 58 है, इसके आगे वाला भी, यानी यहाँ तक, यहाँ तक अगर आपका 58, आगे 58 ढूंढ लिया पक्का, तो इसका मतलब लाजमी ये क्या होगा, 91। ठीक है, इसे ढूंढना आसान हो जाता है, समझे? तो छोटा टुकड़ा जब तुम सबट्रैक्ट करते हो ना MR में से, तो तुम्हारे पास जो डिफरेंस आता है, तो अगर तुम डिफरेंस वाला भी पकड़ लो कि कौन सा है, तो तुम्हें दूसरा 91 वाला भी मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई एक भी मिल जाए तो तुम्हारा आंसर निकल आता है। तो तुम कह रहे हो कि जो तुम्हारा 91 वाला टुकड़ा है वो C6H5 CH2 है, इस पे प्लस का चार्ज लगाना मत भूलना। आगे बात समझ में? ठीक है, सो दैट्स हाउ यू रिकॉग्नाइज योर आंसर। क्लियर है? बोलो क्या कह रही हो? MR में से सब, ये तो बना हुआ है पीछे, ये तो गिवन है कंपाउंड भी, उसको देख के मैंने बनाया, कंपाउंड भी मुझे पीछे बना के दिया हुआ है, उसको देख के मैंने वापस से बनाया। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलें, ये समझ में आ गया सबको? चलो, पार्टी। The proton HNMR spectrum of compound T shows hydrogen atom in different environments. 6 of these environments are shown on the structure using letters A, B, C, D, and E. ठीक है, NF. Use letters A, B, C, D, and F to answer the question that follows. The question relate to the proton NMR spectrum of T. Okay, proton HNMR का सवाल है. Proton D does not cause splitting. D वाला proton G does not cause splitting of the peaks of proton C and E under the condition used. याद है बात मैंने कही थी, जो हाइड्रोजन N के साथ लगा हुआ होगा या O के साथ लगा हुआ होगा वो ना स्प्लिट होता है ना स्प्लिटिंग कॉज करता है। ठीक है, इसको हम ये कहते हैं, बेसिकली शील्डेड प्रोटॉन होता है, ये नहीं स्प्लिटिंग कॉज करता। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब आओ, ठीक है, ठीक है जी, आइए अब आइए देखें।
अब आइए जी, हाँ F के साथ तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में नहीं जुड़ा हो सकता। अच्छा, ईच आंसर में बी वन मोर देन वन ऑफ द लेटर्स A B C D E N F। अच्छा चलिए, इसके लिए डाटा बुकलेट भी मुझे आपको दिखानी पड़ेगी, खोल देता हूं मैं। आइडेंटिफाई द प्रोटॉन और प्रोटॉन्स विद अ केमिकल शिफ्ट इन द रेंज ऑफ 6 to 9। ये सिंपल डाटा बुक है। अच्छा याद रखो कि ये थोड़ा सा पुरानी ईयर का सवाल है, तो इसके लिए प्रेफरेबली पुरानी डाटा बुकलेट यूज करना। देखो मैं तुम लोग जब प्रैक्टिस भी करो ना, तो एक डाटा बुक है जो 2022 के बाद की है और एक डाटा बुक है उससे पहले की है, थोड़ा सा फर्क है दोनों में, तो आंसर में भी थोड़ा फर्क आता है, इसीलिए मार्किंग की से वो मैच नहीं करते। मैं आपको वो डाटा बुकलेट खोल रहा हूँ जो 2000 इस ईयर से रेलेवेंट थी, ठीक है, बहुत फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है उसके अंदर। अच्छा, उसके हिसाब से ये है डाटा बुकलेट, ठीक है। 6 to 9 के अंदर पहले तो देखो, 6 to 9 में एक तो बेंजीन रिंग वाले आते हैं, नजर आ रहा है 6 to 9 की रेंज में। अच्छा, हमारे पास प्रोटॉन है कौन कौन से, एक तो ए है ना, बेंजीन रिंग का प्रोटॉन है, नजर आ रहा है ए बेंजीन रिंग का प्रोटॉन है, तो इसका मतलब ए तो 6 to 9 की रेंज में होगा। अच्छा, बी जो प्रोटॉन है वो CH2 है ना। अच्छा, नेक्स्ट टू एरोमेटिक, CH2 नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, लेट्स चेक। तो एल्काइल नेक्स्ट टू एरोमेटिक, एल्काइल नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, इज इट? नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर अगला वाला, ये वाला जो CH2 है वो नेक्स्ट टू अमाइन है, नेक्स्ट टू अमाइन नाइट्रोजन। उधर से तो एल्काइल ग्रुप ही है ना, एल्काइल ग्रुप का मसला नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट टू एल्काइल ग्रुप्स होता है उसका मसला नहीं है, ठीक है। मसला उसका है कि उसके कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो नहीं लगा हुआ। सो देखो यहाँ पर नेक्स्ट टू ये एल्काइल अमाइन, ठीक है, तो वो 1 से लेके 5 की रेंज में एल्काइल अमाइन, ये एल्काइल अमाइन तुम्हारे पास है, एल्काइल अमाइन ये 1 से लेके 5 की रेंज में, ठीक है। और इसके अलावा और कौन सा है? अच्छा, अमाइन का जो अपना है ये अल्काइल अमाइन, अच्छा ये बेसिकली ये तो इसी का ही है ना, ये अमाइन का एच ही है, दिस इज अमाइन का एच। देखो एच उसने अमाइन का शो किया हुआ है, तो ये अमाइन के एच की रेंज है, यानी हम किसको चेक कर रहे हैं, हम एक्चुअली डी को चेक कर रहे हैं, अमाइन का है ना अल्काइल अमाइन। देखो बना हुआ हाइड्रोजन कौन सा, एल्काइल नेक्स्ट टू एन नहीं है, देखो एल्काइल अमाइन लिखा हुआ है। एल्काइल अमाइन का मतलब है हम कौन सा हाइड्रोजन चेक कर रहे हैं, जो नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बना हुआ है ना। नहीं, नेक्स्ट टू एनएच नहीं देख रहे, एल्काइल अमाइन का मतलब यह है कि नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन जिसके बराबर में एल्काइल ग्रुप है, नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन, क्योंकि देखो जो उसने बना के दिखाया हुआ है वो H है ना, जो H वो बना के दिखाता है ना उसको हम देख रहे होते हैं। तुम डाटा बुकलेट के अंदर देखो, हर एक के अंदर एक उसने H बना के दिखाया है, तो हम उस हाइड्रोजन को, आर ग्रुप का उसने H नहीं बनाया, यहाँ पर आर ग्रुप का H नहीं बनाया, NH बना के दिखा दूं, ये है ना, ये वाला ये चेक कर रहे हैं हम, ये सर्कल किया तो डी, नाइट्रोजन के अल्काइल अमाइन का मतलब नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ H, हाँ, और वो जो है ना C ये वाला है, वो एक्चुअली नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट समझो उसको, इट्स नेक्स्ट टू, क्योंकि इसके अंदर नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में देखो ऊपर देखो एल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अब उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में उसने एग्जांपल ये देखा एल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसमें O दिया हुआ है, Cl दिया हुआ है, Br दिया हुआ है, लेकिन N नहीं दिया हुआ, लेकिन N भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होता है, ठीक है, उसकी रेंज भी 3 to 4 है, तो इसका मतलब है कि ना ये B है ना ये C है और ना ये D है। अच्छा, E भी नहीं है, F भी नहीं है, क्योंकि E अपना जो E है वो भी नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव है और F तो अल्काइल है, ठीक है, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ A, ओके। अब आ जाओ अगले वाले पे, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अ प्रोटॉन और प्रोटॉन्स whose peak will disappear if D2O is added। कौन सा डिसअपेयर होगा if D2O is added?
बताओ, तुम लोग बताओ ये मुझे, कौन सा डिसअपेयर होगा इफ D2 इज एट इट? क्या बताया था मैंने आप लोगों को? बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूं मैं। शाबाश। वो प्रोटॉन जो ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होते हैं डायरेक्टली, उनकी पीक डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर एक ही है वो प्रोटॉन विच इज H, H बॉन्डेड टू N। ठीक है, उसकी पीक डिसअपेयर हो जाएगी। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, identify the proton or protons whose peak is the triplet. Now this is important. अच्छा ये क्या पूछ रहे हैं? पीक, अच्छा कोई सवाल है? ठीक है, नहीं है। ओके जी, ट्रिपलेट देखें सर, देखो ना इसके अंदर ट्रिपलेट किसके अंदर होगी? वो हाइड्रोजन जिसके बराबर में, वो हाइड्रोजन जिसके बराबर में दो H हैं, यानी कार्बन उस कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन जिसके पड़ोस वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन है। क्योंकि N की वैल्यू 2 होगी, N की वैल्यू का मतलब है कि ऑन द एडजेसेंट कार्बन, देखो फिर एक बता रहा हूँ, ये कार्बन है ना, इसके साथ जो कार्बन लगा हुआ उसके साथ अगर दो हाइड्रोजन है, उसके साथ अगर एडजेसेंट कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, तो उसकी N की वैल्यू होगी 2 और स्प्लिटिंग होती है N+1 3। तो आपको वो कार्बन वाले हाइड्रोजन ढूंढने हैं जिसके बराबर वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए। लेट्स सी बेटा, देखो मेरी बात सुनो, बेंजीन रिंग के तो मल्टीप्लेट बनाते हैं, ये बात याद रखिएगा। बेंजीन रिंग के जो हाइड्रोजन होते हैं ना, वो मल्टीप्लेट बनाते हैं, तो ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, ए नहीं हो सकता। अच्छा, अब जरा मेरी बात गौर से सुनो, अब बी, पहले बी को चेक कर लेना, पहले बी को चेक कर लें। बी के साथ दो हाइड्रोजन है, ये बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है, तो बेंजीन रिंग में तो यहाँ एक कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि एक हाइड्रोजन होता है लेकिन वो हट गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक कार्बन है, तो इसका मतलब है इधर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अब उसको उधर वाला पड़ोसी देखो, उधर वाला जो पड़ोसी है उसके साथ दो हैं, तो इसकी N की वैल्यू 2 हुई। N की वैल्यू 2 का मतलब है N+1, इसका मतलब B तो हो गया। ठीक है, B विल स्प्लिट इनटू 3, तो पहले B तो लिख देते हैं, देखते हैं आगे, आगे चलते हैं। ठीक है, सो B की तो N की वैल्यू 2 आ गई, B इज अ डन डील। आगे बढ़ते हैं, C पर चेक करते हैं। C इज CH2, C इज CH2, उसके राइट साइड पे जो B है वो भी CH2 है, और उस सॉरी उसके लेफ्ट साइड पे, राइट कह रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे, और उसके राइट साइड पे नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन तो तुम्हें पता है स्प्लिटिंग करेगा नहीं। ठीक है, लेकिन N, इसकी भी N की वैल्यू 2 हो गई ना, तो N+1/3, इसका मतलब है कि जो C होगा वो भी ट्रिपलेट प्रोड्यूस करेगा, कॉमा C। चेक कर लेते हैं, अगर और कोई है, नहीं है तो फिर बस B और C होंगे, और चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला हाइड्रोजन तो आपको ना स्प्लिट होगा ना स्प्लिटिंग पास करेगा, तो इसकी बात तो नहीं हो रही। अच्छा, इधर आ जाइए, E वाले पे, E इज CH2, उसके राइट साइड पे नाइट्रोजन है, लेकिन उसका जो लेफ्ट साइड है वो CH3 है। CH3 का मतलब इसकी N की वैल्यू होगी 3 और स्प्लिटिंग होगी 3+1 4, तो ये तो क्वाड्रेट बनाएगा, ट्रिपलेट तो नहीं बनाएगा। लेकिन F इज CH3 डजंट मैटर, लेकिन उसके बराबर में जो कार्बन है उस पर दो हाइड्रोजन, तो इसके लिए N की वैल्यू 2 है और 2+1 3, तो ये भी ट्रिपलेट बनाएगा, तो F is also forming a triplet. Is this clear? जो ऑनलाइन है आप लोगों को क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो आप मैंने आपसे कहा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके अपने पूछ लें, ताकि मैं उसका जवाब दे दूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए, नो क्वेश्चन येट। चलो अब आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई द प्रोटॉन और प्रोटॉन विद द लोएस्ट केमिकल शिफ्ट। देखो यार, ये आसान है, इसके लिए डाटा बुकलेट पे जाने की भी जरूरत नहीं है, एक दफा वैसे तो मैं डाटा बुकलेट दिखा दूं। लोएस्ट केमिकल शिफ्ट होती है अल्काइल ग्रुप्स की, एल्केन, उसमें डाटा बुकलेट में एल्केन लिखा होता है। देखो एल्केन की वैल्यूज देखो, सबसे छोटी जो रेंज होती है ना, वो एल्काइल ग्रुप्स की होती है, एल्केन। उसका एल्केन का मतलब है कि वो खुद भी एल्काइल हो
और उसके पड़ोस वाला भी एल्काइल है, वो एक ही है। कौन सा है इस पूरे मॉलिक्यूल में? एक ही है जो खुद भी एल्काइल है और उसके नेबर में भी एल्काइल है। कौन सा है वो? एफ। एफ। ई नहीं, ई के साथ तो एन लगा हुआ है, तो एन जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वैल्यू थोड़ी बढ़ा देता है उसकी। तो ये CH3 जो है ना इसके बराबर में भी, ये खुद भी एल्काइल है और इसके पड़ोस में भी एल्काइल है। तो जब खुद भी एल्काइल हो और नेबर में भी एल्काइल हो तो उसको हम एल्केन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, एल्केन की शिफ्ट वैल्यू हमेशा सबसे छोटी होती है। ये एक सॉर्ट ऑफ फैक्ट भी है, नहीं याद आए तो डाटा बुकलेट खोल लेना, उससे देख लेना। आ गया सब में? पक्की बात है? चलो अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बाकी लोगों को जी, ऑल दोज हु आर ऑनलाइन, आप लोगों को समझ में आ गया? चलें आगे आइए। अच्छा सवाल है, ठीक है चलो। एलानाइन, आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है ग्लूटामिक एसिड। बेसिकली तुम्हें पता है ये 2 अमीनो एसिड्स हैं, 2 नेचुरली अपीयरिंग अमीनो एसिड्स। अच्छा जी, उसने कहा है कि ये जो कंपाउंड एग्जिस्ट एज 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, ड्रॉ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। ये एएस में तुमने सीखा था कि कायरल कार्बन, आप अच्छा पहले चेक करो इसका कायरल कार्बन कौन सा है। ये कायरल कार्बन है, ये वाला। इसके साथ एक NH2 लगा हुआ है, एक CH लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है और एक COH लगा हुआ है। याद है इसमें कैसे बनाते थे? कैसे बनाते? चार प्लेन बनेंगे, 1 2 एक आउट और एक डॉटेड लाइन। अब चारों किसमें से कोई भी कहाँ लगाने तुम्हारी मर्जी है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कौन सा किधर लगाओ। जहाँ तो मैं इसी सीक्वेंस में लगाता हूँ, NH2 इधर लगा देता हूँ, ठीक है, H इधर लगा देता हूँ, CH3 इधर लगा देता हूँ और COH इधर लगा देता हूँ। ठीक है, जिसको जहाँ मर्जी लगाने इसमें कोई कैद नहीं है। बच्चे कहते हैं सर आपने इसको ऊपर लगाया, मैंने इसको साइड पे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस डजंट मैटर। ठीक है, बस आपने एक दफा जब ये बना दिया ना, उसका बिल्कुल मिरर इमेज आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो NH2, अच्छा मेरी आदत है मैं इसको पूरा ही मिरर इमेज बनाता हूँ। ठीक है, मैं उसको भी उल्टा लिखता हूँ। ठीक है, नहीं क्या डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ग्रुप भी लगा दिया ना वहां, दैट्स फाइन। यानी आप ये कह रहे हैं ना कि अगर कोई बच्चा ये लिखता है, क्यों लिखता है CH3 लिखता है, ये बिल्कुल ठीक है, ये कोई मसला नहीं। अच्छा लेकिन इसको नहीं करना है, हाँ डॉटेड इधर आ जाए। ठीक है, अगर आप इसको CH3 भी लिख देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है, डजंट मैटर। इसको भी आप COH लिख देते हैं, ठीक है, डजंट मैटर। ठीक है, इट्स जस्ट दैट आई हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग इट दिस वे। ठीक है, इट्स अ गुड हैबिट बाय द वे। चलो समझ में आ गया जी, द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। चलो नाउ द मेन क्वेश्चन, the proton NMR spectrum of either alanine in D2O or glutamic acid in D2O is shown। अच्छा उसने हमें बताया हुआ नहीं है किसका, उसने कहा either alanine और ग्लूटामिक एसिड। ऊपर एलानाइन और ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मूला जो है वो तुम्हें उसने लिख के दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अच्छा एलानाइन के अंदर देखो कि, अच्छा चलें देखते हैं द प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ, ठीक है, स्टेट वेदर this is the spectrum of alanine in D2O or a spectrum of glutamic acid in D2O. Explain your answer with reference to the number of peaks and the splitting pattern. Okay guys, look at it. पहले जरा नंबर ऑफ पीक्स और स्प्लिटिंग पैटर्न देखो। इसमें टोटल पीक्स हैं 2। D2O के साथ OH के साथ वाली पीक और NH के साथ वाली पीक गायब हो जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें 2 पीक्स हैं, इसकी स्प्लिटिंग है इनटू, दिस स्प्लिट्स इनटू 2 एंड दिस स्प्लिट्स इनटू 4। हाँ 4 ही है, ये साइज से भी लग रहा है। तो इसकी जो स्प्लिटिंग है वो 2 है, ये डबलेट है और ये क्वाड्रेट है, ये क्वाड्रेट है, डबलेट है और ये क्वाड्रेट है। ठीक है, जरा फॉर्मूले देखो दोनों के,
चलो इनका फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं NH2CH और NH2CH अच्छा चलो यहाँ लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है, चलो इसको जरा यूं करके देख लेते हैं, आप लिखें क्या। बताइए आप पहले, आई एम गिविंग यू 2 minutes टू फिगर आउट कि ये कौन सा एनालाइन है। नंबर ऑफ पीक्स आइडेंटिफाई करो, D2O के साथ आइडेंटिफाई करो कि D2O के साथ कितनी पीक्स होंगी। मैं जरा एलेनाइन को एक दफा आपको बना के दिखा दूं। CHNH2CH3COH ना, तो ये यूं है CH, इधर क्या लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है NH2 और इधर लगा हुआ है COH। अच्छा दूसरा कौन सा, एक मिनट ग्लूटामिक एसिड है ना, मैं इसको जरा शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ। ग्लूटामिक एसिड क्या है, इसके साथ लगा हुआ है H के साथ CH2 COH NH2, ठीक है। तो इसके साथ H एक जगह लगा हुआ है CH2 COH, एक जगह लगा हुआ है H, एक जगह लगा हुआ है NH2 और एक जगह लगा हुआ है COH। गाइस ये ना, ये वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, आपको इसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। कितने मार्क का सवाल है ये? 3 मार्क का सवाल है। ये हर चीज जस्टिफाई, पहले तो तुम्हें नंबर ऑफ पीक से ही पता चल जाना चाहिए कि एलेनाइन है या B2 में एसिड। देखो जब तुम D2O डालते हो ना, D2O क्या करता है, N के साथ लगा हुआ H हटा देता है और इसके साथ OH के साथ लगा हुआ H हटा देता है, और उनके साथ जब वो H हटाता है ना तो उसकी जगह ड्यूट्रियम आ जाता है। तो देखो इसकी पीक गायब हो जाएगी एलेनाइन में, और इसकी पीक, इस वाले हाइड्रोजन की पीक गायब हो जाएगी एलेनाइन में। तो टोटल पीक्स मेरे पास आ कितनी रही हैं, 2। तो एक पीक इसकी बचेगी, 1 पीक इसकी और एक पीक इसकी बचेगी। तो ये मुझे समझ में आ रही है कि यार हाँ 2 पीक्स तो इसके अंदर आ रही क्योंकि उसकी पीक गायब हो जाएगी। अब उधर देखते हैं ग्लूटामिक एसिड के अंदर जो है ना, वो किसकी पीक गायब हो जाएंगी। इस NH2 की पीक गायब हो जाएगी, इसकी पीक गायब हो जाएगी और इसकी भी गायब हो जाएगी क्योंकि ये भी OH O के साथ लगा हुआ है। O के साथ लगा हुआ है H और N के साथ लगे हुए H की पीक डिसअपीयर हो जाएंगी। ठीक हो गया। लेकिन बच्ची कितनी है अभी भी, 1 2 नहीं भाई 3, वो अलग है, वो नेक्स्ट टू COH है, वो CH2, इसकी 3 पीक्स बनेंगी। तो इसका मतलब है इट कैन नॉट बी ग्लूटामिक एसिड, इट हैज टू बी एलेनाइन। इसी से पता चल गया। लेकिन उसने कहा है आपको स्प्लिटिंग को भी समझाना है और आपको पीक को भी समझाना है। स्प्लिटिंग को भी देख लेते हैं, बिल्कुल समझ लेते हैं। उसमें टोटल पीक्स 3 बनेंगी ना, 3 प्रोटॉन एनवायरनमेंट्स हैं, उसको हटा के भी तीनों सर्कल तो किए हुए हैं, तो उसके अंदर कितनी पीक्स आ रही हैं स्पेक्ट्रम में। अगर ये ग्लूटामिक एसिड होता तो D2O में डालने के बाद भी 3 पीक्स आती। अच्छा अब स्प्लिटिंग भी कंफर्म कर लेते हैं। ये जो CH3 है जिसको मैंने नंबर 1 लेबल किया, ये जो CH3 ऊपर वाला, ये जिस कार्बन से लगा हुआ है उसके साथ एक हाइड्रोजन है ना, तो जब उसके साथ एक हाइड्रोजन है तो वो इट विल स्प्लिट इनटू 2। ये डबलेट आ रही, कंफर्म हो गया डबलेट। अच्छा और दूसरा वो उसका जो शिफ्ट वैल्यू है वो भी अल्काइल रीजन में लाई करती है। ठीक है, क्यों, CH3 इज एन अल्काइल ग्रुप ना, सो एल्केन की शिफ्ट वैल्यू क्या है, ये 0.9 से लेके 1.7। तो इसका मतलब है ये वाली बात भी कंफर्म हो गई कि अल्काइल ग्रुप के अंदर है। तो स्प्लिटिंग भी कंफर्म हो गई, शिफ्ट वैल्यू भी कंफर्म हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ पीक्स ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया था। आपको बात समझ में आई है? अभी उसको भी देखते हैं ना, देखते हैं सर। अब जो सेकंड, इसको चेक करो, जो सेकंड वाला हाइड्रोजन है। अब सेकंड वाले हाइड्रोजन को चेक करो। सेकंड वाला हाइड्रोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसके साथ CH3 बॉन्डेड है ना, तो उसके लिए N की वैल्यू क्या हुई, 3। क्योंकि ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो उसके साथ, उसका जो एडजेसेंट कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन है, तो इसका अंदर 3 हाइड्रोजन का N की वैल्यू क्या हुई, 3। N+1 रूल क्या होता है, 4। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वो हो गया कंफर्म।
तो ये जो पीक है वो CH की है। तो देखो इसको मैं आंसर कैसे करूंगा 3 मार्क्स के लिए। पहले इट इज एलेनाइन बिकॉज 2 peaks are of CH3 and of CH, ठीक है। पहले तो ये peaks of NH2 and COH will disappear with D2O. समझ में आया? with D2O पहले बात समझ में आई। दूसरी बात ये, the peak of CH3 splits into doublet, ठीक है, and that of CH splits into what? क्लियर हो गई बात? समझ आया मैंने कैसे इसको कंक्लूड किया? भजन क्लियर हो रहा है? पक्का आप लोगों को भी, सबको? ठीक है जी, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, the mass spectrum of glutamic acid is obtained. State the Me value of the molecular ion peak. सर इसका MR निकाल लें जल्दी से, जल्दी से इसका MR बताओ निकाल के कितना आ रहा है। MR इसका मैं चेक कर लेता हूँ ना, इसका MR जो होगा वो उसकी Me वैल्यू होगी ना, ये क्योंकि जो उससे कहता है ना Me वैल्यू ऑफ द मोलिकुलर आयन इज बेसिकली द MR, ये इसका MR है। COH 147 है, 147 है, ठीक है मैंने निकाल लिया। आगे बढ़ो। The spectrum has peaks with Me value 88 and 131। अब भैया आप करें, मैंने आपको जो तरीका सिखाया था, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज पीक्स। अच्छा देखो, एक दफा अच्छा होता है कि तुम उसका ना वो बना लो, जिस तरह अभी पीछे मैंने डायग्राम बनाया था ना, ऐसे ये है ना, हाँ ये ऊपर है इसके, CH2H2 COH, इसके साथ COH इधर और इसके साथ NH2 इधर। चलो अब जल्दी से पहले तो सब्ट्रैक्ट करो। देखो उसका तरीका क्या होता है, पहले 88 को सब्ट्रैक्ट करो 147 में से। अब 59 वाला टुकड़ा ढूंढोगे ना तो तुम्हें बाकी बचा हुआ टुकड़ा मिल जाएगा। ढूंढो 59 वाला टुकड़ा। ये वाला चेक करो, मुझे लग रहा है कि ऐसा पता नहीं, एक फीलिंग है ये, इसको चेक करो, ये 59 मुझे लग रहा है आ जाएगा। हाँ वो जो ऊपर वाला टुकड़ा है उसको चेक करो, वो 59 आ रहा है। नहीं, ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है? कितना ज्यादा आ रहा है? अच्छा यानी हमें चाहिए कितना? नहीं 88 चाहिए ना, नहीं 59 चाहिए। 59 से कितना ज्यादा आ रहा है? कितना ज्यादा? 18 ज्यादा आ रहा है। नहीं नहीं, लॉजिकली हटाएंगे ना, टुकड़ा निकालेंगे उसमें से। सो हाँ सर सही से चेक कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप लोग गलती कर रहे हैं। अच्छा नहीं आ रहा, अच्छा छोड़ दो 73 है, छोड़ दें उसके। ये चेक करें, क्या 58 आ रहा है? ये चेक करो CH2COH है,
क्या बोल रहे 24 और 3 हाइड्रोजन 27 और 27 और 32 29 और हमें चाहिए कितना? इसका मतलब ये वाला टुकड़ा अगर 59 का है, देखो मैंने क्या ट्रैक किया, 59 आ गया। अब अगर ये वाला टुकड़ा 59 का है तो ये जो बाकी बचा हुआ टुकड़ा हुआ ये कितने का होगा? जाहिर 88 का होगा। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? देखो आप लिखेंगे NH2 CH CH2 COOH प्लस। आपने हमें एग्जैक्ट बनाया, हम ये बना सकते हैं हाँ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, व्हाई नॉट। ठीक है, अब तुम लोग मुझे सॉल्व करके बताओ। दूसरा टुकड़ा मुझे चाहिए, अब मुझे चाहिए 131 का। सर 16 बच रहा है, 16 ऑक्सीजन का होता हैं? है। हाँ ये तो आसान है यार, इसके अंदर तो NH2 निकलेगा तो ये हो गया। ये बीच में से नहीं टूट सकता, लॉजिकली तोड़ना, ये तुम लोग कहीं से भी तोड़ दे तो ऐसे थोड़ी है। ठीक है, तो अगर नहीं बीच में से नहीं टूट सकता, तो अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं 147 में से आई सब्ट्रैक्ट 131 तो बच गया 16। अब लॉजिकली ये 16 वाला टुकड़ा नाइट्रोजन 14, दिस इज 16, तो जाहिर है जो बचा हुआ टुकड़ा होगा वो होगा और ऑटोमेटिकली 131 होगा। सब्ट्रैक्ट करने का ये फायदा होता है, आपको छोटा टुकड़ा आसानी से मिल जाता है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर आप कैसे लिख देंगे? आप लिखेंगे CH2 CH2 COOH and COOH प्लस। समझे? ठीक है, कितना रह गया ये सवाल? अच्छा चलें चलें इसको जल्दी से देखें। उसने कहा at pH 11 alanine exists as NH2CO minus ions and glutamic acid exists as this ions. A mixture of alanine and glutamic acid at pH 11 is subjected to electrophoresis. ठीक है, ये तो आसान हो गया यार। उसने कहा use how the mixture can be maintained at pH 11 during तो using alkaline buffer. आपको याद है मैंने कहा था इसको बफर में सोक करते हैं, तो pH 11 के लिए तो अल्कलाइन बफर चाहिए होगा ना, यूजिंग नहीं अल्कलाइन बफर ना, pH 11 चाहिए ना। आप कोई भी एसिडिक बफर भी तो होते हैं। अच्छा आगे, ड्रॉ फुली लेबल डायग्राम ऑफ द apparatus that you could be used to carry out the electrophoresis। चलो मैं जल्दी से बना देता हूँ। ये आपने एक इलेक्ट्रोफोरेसिस का वो बनाया, बस इसका देखो डायग्राम कैसे बनाओगे। ठीक है, एक तरफ तुम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी शो करोगे, ठीक है, एक तरफ तुम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी शो करो, लिखोगे या DC पॉजिटिव, ठीक है, DC नेगेटिव, ये DC लिखना, और डॉटेड लाइन करके एक स्पॉट यहाँ डाल दोगे। ये मिक्सचर है, इसको लेबल कर दो, ये मिक्सचर है जिसको तुम्हें सेपरेट करना है, और ये आपका बफर, सोक्ड इन बफर। ठीक है गाइस, एक सेकंड देना मुझे। अच्छा चलो ठीक है, ये सब जाएगा डायग्राम सबको। ओके, अब उसके बाद इसने क्या कहा है नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोड दैट ईच अमीनो एसिड ट्रेवल्स। देखो यार, आप उस पर चार देखें ना, चार चेक करें, उसके ऊपर उसने खुद ही चार्ज, देखो इतना अच्छा आदमी है, इसने खुद ही चार्ज बना के दिखा दिया। इस पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। अच्छा इस पे भी, उस पे 2 नेगेटिव है, ठीक है, 2 नेगेटिव है, उस पे नेगेटिव है। उसने कहा आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोड दैट ईच अमीनो एसिड ट्रैवल टुवर्ड्स है, हाँ बिल्कुल ऐसे है। उसने कहा इलेक्ट्रोड ये भी एनोड होता है ना, नेगेटिव, कैथोड एनोड, एनोड नेगेटिव,
ये भी एनोड, वो नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव देंगे। In a particular electrophoresis experiment at pH 11, the glutamic acid travels 3.4 centimeter, alanine travels a shorter distance. Alanine नेगेटिव है, चार्ज तो पॉजिटिव भी कर नहीं है। हाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव सही, कैथोड, सॉरी कैथोड, यार यू राइट, सॉरी कैथोड पॉजिटिव। सर ये भी लिखा ना आगे कौन सा जाएगा? नहीं वो अगले में है ना, उसने कहा हुआ है कि ग्लूटामिक एसिड ट्रैवल्स 3.4 सेंटीमीटर, एलानाइन ट्रैवल्स शॉर्टर डिस्टेंस। एक्सप्लेन, देखो मास टू चार्ज रेशो याद है, मैंने कहा था जितना बड़ा मास होगा और जितना छोटा चार्ज होगा, ठीक है, उतना, या चार्ज टू मास रेशो कर लो। सो जो इसके अंदर क्योंकि एलानाइन का चार्ज जो है वो छोटा है और इसका जो ग्लूटामिक एसिड का चार्ज बड़ा है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द चार्ज फैक्टर कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ग्लूटामिक एसिड। अच्छा अब इसका मास भी चेक कर लो, दोनों में से बड़ा मास जाहिर है उसका है ना, ग्लूटामिक एसिड का बड़ा मास है, तो नजर ही आ रहा है ग्लूटामिक एसिड का बड़ा मास है क्योंकि उसका ग्रुप ज्यादा है ना, तो ग्लूटामिक एसिड का मास बड़ा है, लेकिन मास फैक्टर की वजह से उसको क्या करना चाहिए? छोटा डिस्टेंस। अब आप कहेंगे सर एक फैक्टर डिस्टेंस को बड़ा कर रहा है, एक फैक्टर डिस्टेंस को छोटा कर रहा है, तो बॉटम लाइन क्या होती है? चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो, द चार्ज टू मास रेशो ऑफ mass ratio of glutamic acid is larger. Glutamic acid is larger या bigger, so it travels a longer distance. समझे? खाली मास देखोगे या खाली चार्ज देखोगे ना तो कंफ्यूज होगे, क्योंकि एक का चार्ज बड़ा है, एक का मास बड़ा है, तो चार्ज टू मास रेशो, जिसका चार्ज टू मास रेशो बड़ा होता है वो उतना डिस्टेंस है, वो आप निकाल के भी देख सकते हैं डिवाइड करके। ठीक हो गया, समझ आ गया? चले बस आज इसको यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में आपको और